दोपहर 1 बजे। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 जनसभाएं। अमित शाह बिहार और पंजाब में, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में करेंगे चुनावी रैली। अंतिम चरण के लिए विपक्ष ने भी लगाया जोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज हिमाचल में 2 जनसभाएं। आप प्रमुख केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। चक्रवात रिमाल के आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से 21 घंटे तक रहेगा बंद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लू का कहर जारी। राजस्थान के फालोदी में पारा पहुंचा 50 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए लू का रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस के ऊपर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, 11 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। घटना की जांच जारी। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 27। एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर से पुलिस ने हिरासत में की पूछताछ। कान फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने रचा इतिहास, हासिल किया ग्रांड प्री अवार्ड। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला। आज चेन्नई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तो आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। पीएम आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मिर्जापुर में, घोसी और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर में पीएम एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं घोसी में पीएम एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मद्देनजर चुनाव प्रचार तेज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार की काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे, तो वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। बिहार की आरा लोकसभा सीट से भाजपा ने आर के सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं लोकसभा के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सभी कांग्रेस नेता लोकसभा के अंतिम चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने खास तौर पर कमर कसी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के स्टार प्रचारक अखिलेश यादव लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव बलिया में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आगामी 30 मई तक पंजाब में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में एक साथ मतदान होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती और आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार अभियानों को तेज कर दिया है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल में 79.47%, यूपी में 54.03% मतदान शामिल है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 54.30% मतदान दर्ज किया गया, जो कई दशकों में सबसे ज्यादा है। ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रात 11:45 तक अनुमानित मतदान 61.20% था। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में हुए मतदान का आंकड़ा जारी कर दिया है। आयोग ने कहा कि 5वें चरण तक 50,72,00,000 से अधिक लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि यह आंकड़ा हर प्रत्याशी के पास पहले ही भी उपलब्ध रहा है। यह आंकड़ा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका को ठुकराए जाने के बाद जारी किया गया है। इस याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों की प्रामाणिक जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। पंजाब के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 4 बड़ी पार्टियां सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इन 4 बड़ी पार्टियों में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं। इसके अलावा बसपा भी कुछ सीटों से चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की काफी चर्चा चली, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। तो वहीं इस बार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल भी मैदान में अलग अलग उतरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में पंजाब में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में बदले हुए गुणागणित और टूटते जुड़ते रिश्तों के बीच पूरे जोश के साथ मैदान में है। हालांकि इस बार 1996 से 2019 तक भाजपा की साथी रही शिरोमणि अकाली दल की राहें भी अलग हो चुकी हैं। ऐसे में 13 लोकसभा सीट वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जिन दिग्गजों पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, उसमें हैं पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो चलिए जान लेते हैं इस बार के चुनाव में भाजपा के संग्राम के सेनापतियों की राजनीतिक यात्रा के बारे में। सबसे पहले बात सुनील जाखड़ की। सुनील जाखड़ ने वर्ष 2002 में राज्य स्तर की राजनीति में कदम रखा। उस समय पंजाब में पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जाखड़ 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार अबोहर से कांग्रेस के विधायक रहे। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जाखड़ हार गए। 14 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन सांसद विनोद खन्ना की मौत के बाद सुनील जाखड़ लोकसभा का चुनाव जीते। सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी रहे। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन ने उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार भी घोषित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील जाखड़ हार गए।
कांग्रेस हाईकमान के अनुरोध पर सुनील जाखड़ ने 2021 में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सुनील जाखड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इन आरोपों के चलते उन्हें सभी पदों से निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया। सुनील जाखड़ ने 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा के पंजाब के दूसरे संग्राम के सेनापति कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो 1980 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजीव गांधी ने कांग्रेस में शामिल किया। वो इसी वर्ष पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करते हुए संसद और कांग्रेस पार्टी छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। 1985 में अमरिंदर सिंह तलवंडी साबो सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। कृषि, वन, विकास और पंचायतों के लिए राज्य सरकार में मंत्री बने। 1992 में उन्होंने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पंथिक का गठन किया। 1998 में अमरिंदर सिंह ने पटियाला संसदीय क्षेत्र से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल पंथिक का विलय किया। 1999 से 2002 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 26 फरवरी 2002 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। 2008 में उन्हें पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2010 से 2013 तक फिर से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 2017 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीता। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से लंबे समय तक विवाद रहा। 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को छोड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पार्टी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पर भी हार गए। पार्टी गठन के करीब 11 महीने बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। भाजपा के दोनों ही संग्राम के सेनापतियों का राज्य की राजनीति में लंबा अनुभव है और यहाँ की सियासी नब्ज पर उनकी गहरी पकड़ है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर काफी जोश में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बदलते समय के साथ पंजाब की सियासत में तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आए। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस अग्रणी रही थी, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस इतिहास दोहरा पाएगी और अकाली दल की भूमिका अब की बार इस चुनाव में कितनी बड़ी रहने वाली है? ऐसे में इन सभी समीकरणों को और ज्यादा बेहतर बनाने का जिम्मा इन पार्टियों के सेनापतियों पर है। तो आइए देखते हैं कि इन सेनापतियों के राजनीतिक सफर को, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। कांग्रेस ने राज्य की 13 में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2019 से 2024 के बीच समीकरण काफी बदल चुके हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान नहीं है। आप और कांग्रेस के बनते बिगड़ते रिश्ते भी पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। बदली हुई सियासी हवा में कांग्रेस को चुनाव में सफलता दिलाने के लिए सेनापति की भूमिका में है पंजाब में पार्टी के दिग्गज नेता मनीष तिवारी। एक नजर मनीष तिवारी के राजनीतिक सफर पर। मनीष तिवारी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1982 से। 1982 में NSUI चंडीगढ़ का महासचिव नियुक्त किया गया। 1984 में NSUI की राष्ट्रीय समिति का संयुक्त सचिव चुना गया। 1985 में NSUI की राष्ट्रीय समिति का महासचिव चुना गया। 1988 में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1991 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। 1997 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव चुने गए। 1998 में भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव चुने गए। 2009 में लुधियाना निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। और अब बात करते हैं पंजाब की चौथी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की। पार्टी के लिए 24 की चुनौती आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी NDA से नाता तोड़ चुकी है। चूंकि बीजेपी और अकाली दल लंबे वक्त तक साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और पहली बार अकेले चुनाव मैदान में है,
ऐसे में कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पंजाब में सभी सीटों पर अंतिम चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के वरिष्ठ नेताओं में से एक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर है। तो आइए एक नजर डालते हैं शिरोमणि अकाली दल के सेनापति की भूमिका निभा रहे सुखबीर सिंह बादल के सियासी सफर पर। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 1990 के दशक के मध्य में राजनीति में कदम रखा। 1996 में फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की दूसरी अवधि के दौरान उद्योग राज्य मंत्री बने। लगभग 1 साल तक इस पद पर हैं। 2001 से 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2008 में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने। 2009 में पंजाब का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। विवादों के कारण 6 महीने बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीता। अगस्त 2009 में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 2017 में जलालाबाद से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान को हराया। 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले पंजाब में मुख्य मुकाबला बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन और कांग्रेस के बीच ही होता था। लेकिन पंजाब के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 4 बड़ी पार्टियां सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और यही बदले हुए समीकरण इस बार पंजाब के लोकसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी बड़ी भूमिका में है और हो भी क्यों ना राज्य की सत्ता पर काबिज जो है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के साथ कदमताल करती आप पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ अकेले ही मैदान में है। कौन है आपका सेनापति, आइए जानते हैं। इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तो काफी हुई, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में वो राज्य की 13 में से मात्र 1 सीट पर ही काबिज हो सकी थी। इस बार चुनाव की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी संभाल रहे आपके संग्राम के सेनापति हैं राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। बात करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सियासी सफर की। तो 2011 में पंजाब की पीपल्स पार्टी के सदस्य बने। 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव लेहरा गागा विधानसभा सीट से हार गए। मार्च 2014 में पंजाब की पीपल्स पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वही वर्ष 2014 में संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के टिकट पर संगरूर सीट से सांसद बने और 2022 में भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो एक और बड़ा चेहरा है वो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का। तो आइए एक नजर डालते हैं आपके संग्राम के दूसरे सेनापति के राजनीतिक सफर पर। आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद राघव चड्ढा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं साल 2016 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया। राघव चड्ढा ने 2019 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के रमेश बिधूड़ी से वो चुनाव हार गए। वहीं 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे और इस बार राघव चड्ढा ने भाजपा के आरपी सिंह को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही दिल्ली सरकार में जल विभाग की जिम्मेदारी मिली। मई 2022 में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण से पार्टी के अंदर खाने काफी ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संग्राम के सेनापतियों के सामने पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने की एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. अरे कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान रिमाल में बदल जाएगा। ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके चलते कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई एक हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई एक स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कोटार थाना क्षेत्र में एक ढाबे के पास सड़क किनारे खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। गोला को जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे।
तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया, जो अभी तक टोटल कैजुअलिटी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहाँपुर जिला अस्पताल वहाँ भेजा गया है। बताएगी कैसे हुआ और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमन होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। और अब खबर प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्री जीता है। साल 1946 में चेतन आनंद की नीचा नगर के बाद ये भारत के लिए दूसरा ग्रांड प्री है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।